Okay, students, our next topic for revision is about discounted cash flows. Basically, this topic consists of two parts. एक के अंदर हम इंटरेस्ट की प्रिंसिपल्स वैल्यू, फ्यूचर वैल्यूज, उसकी कैलकुलेशन सीखेंगे रिगार्डिंग इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट. एंड द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस टॉपिक इज देयर इज अ लिटिल फ्लेवर ऑफ इन्वेस्टमेंट अप्रेजल. बेसिकली होता ये है कि जब हम अपना पैसा किसी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में लगाते हैं जिसके रिटर्न इन फ्यूचर बहुत सालों तक हमें मिलते रहते हैं, तो हमें वो पैसा बहुत सोच समझ के लगाना होता है, बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग रिटर्न इन एन इंस्टेंट. जैसे ये होता है ना, आज पैसा लगाया कल रिटर्न मिल गया, तो उसमें रिस्क और अनसर्टेनिटी के एलिमेंट कम होते हैं. लेकिन अगर हम आज पैसा लगाते हैं और हमें 5 साल बाद 6 साल बाद रिटर्न्स मिलना शुरू होते हैं, तो इन दैट केस होता ये है कि बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो हो सकता है उस प्रोजेक्ट के फेलियर का बाइस बने. तो क्योंकि वो बहुत लार्ज मनी है, हम इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, बहुत सालों के लिए इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, तो वी हैव टू प्रॉपरली इवैल्यूएट कि जहाँ हम पैसा लगाने वाले हैं वहाँ से हमें कितने रिटर्न्स की उम्मीद है. एक बात जहन में रखिएगा कि जब हम अप्रेजल या इवैल्यूएशन कर रहे होते हैं तो जो कैश फ्लोज या जो कैलकुलेशन हम करते हैं वो तमाम की तमाम एस्टीमेट्स होती हैं, यानी कि एक्चुअल में ऐसा होगा या नहीं होगा इस पर क्वेश्चन मार्क है. वैसा हो भी सकता है, उससे बेहतर भी हो सकता है और उससे बुरा भी हो सकता है. तो हम सिर्फ किताबों में ये देखते हैं कि आज हम पैसा लगा रहे हैं, और ये तो बिल्कुल सही बात है कि जो एस्टीमेट्स हैं वो ऐसे ही तुक्के में हम नहीं लगाते हैं. तो ये एस्टीमेट्स हम लास्ट में बात है उन लोगों से कराते हैं जो इस काम में माहिर होते हैं, इस काम के स्पेशलिस्ट होते हैं, या ये काम पहले से करते आए होते हैं, तो वो एक चीज़ का सही तौर पर या बेहतर तौर पर अंदाज़ा लगा सकते हैं. तो सबसे पहले हम इसका इंटरेस्ट पार्ट करेंगे. आपको जो फार्मूला लिस्ट गिवन है उसमें ऑल तो सारे फार्मूले गिवन हैं, बट बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस वही है जो आप स्ट्रेट लाइन और रिड्यूसिंग बैलेंस में फेस करते हैं. जब आप डेप्रिशिएट कर रहे होते हैं ऐसे स्ट्रेट लाइन में आप एक फिक्स्ड अमाउंट को हर साल डेप्रिशिएट करते जाते हैं, और रिड्यूसिंग बैलेंस में नई कैरिंग वैल्यू के ऊपर परसेंटेज आप कैलकुलेट करते हैं. लाइकवाइज जब आप यहाँ पर भी सिंपल इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए जो प्रिंसिपल आप एक बार इन्वेस्ट करते हैं, लेट सपोज आई हैव इन्वेस्टेड 10,000 इन इन्वेस्टमेंट, अब मुझे उस पर 10% रिटर्न मिल रहा है फॉर 5 years, तो 10,000 का 10% इज़ 1,000. तो एवरी टाइम या एवरी ईयर यू विल गेट द सेम 1,000 फॉर द रेस्ट ऑफ द 5 years. बट कंपाउंड इंटरेस्ट में होता ये है कि आपका इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होने के बाद नए अमाउंट पे परसेंटेज चार्ज होती है. फॉर एग्जांपल 10,000 आपने इन्वेस्ट किया, यू आर गेटिंग 1,000. अब नेक्स्ट इंटरेस्ट 11,000 पे ड्यू होगा, यानी कि 1100, इसका 10% आपको मिलेगा. ये 12,100 हो जाएगा, फिर इसका 10% आपको उसके नेक्स्ट ईयर मिलेगा. तो आपका इंटरेस्ट कंपाउंड होता जाता है, एक्यूमुलेट होता जाता है. ये ऐसे भी हम देखते हैं कि अगर हम अपना घर किसी को रेंट पे देते हैं और हम उसे बोलते हैं कि हर साल हम 10% किराया बढ़ाएंगे, तो अगर वो पहले साल 50,000 था तो अगले साल 55 हो जाएगा. फिर जो अगले साल 55,000 है उसका 10% बढ़ाएंगे. ओरिजिनल अमाउंट का 10% तो नहीं बढ़ाएंगे, रिवाइज्ड अमाउंट का 10% बढ़ाते जाएंगे. तो उसको भी हम कहते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट है. तो कंपाउंडिंग इफेक्ट का मतलब ये होता है जब हम इंक्रीज वैल्यू के ऊपर मजीद इंक्रीज करते हैं, परसेंटेज अप्लाई करते हैं, दैट इज कॉल्ड कंपाउंडिंग इफेक्ट. अच्छा, अब ऐसा हो सकता है कि इंटरेस्ट जो है वो वंस इन अ ईयर आपको मिल रहा हो, यानी कि साल में एक बार. उस सूरत में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले आपके पास हैं, मेंशन है. ऐसा भी होता है कि जो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है वो मोर देन वंस मिल रहा है, यानी कि एक से ज़ायद बार हमें जो है वो इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है साल में. ऐसी सूरत में जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है वो डिफरेंट है. उसके अंदर हम एम भी ऐड कर लेते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे मंथली इंटरेस्ट मिलता है तो एक साल में मुझे 12 बार मिलेगा, और क्योंकि हम कंपाउंड इंटरेस्ट से सवाल सॉल्व कर रहे हैं तो 12 बार 12 मुख्तलिफ अमाउंट मिलेंगे, हर बार एक नया अमाउंट आपको मिलेगा. इसी तरह अगर मैं 2 साल के लिए पैसा जमा कराती हूँ और मंथली इंटरेस्ट मिल रहा है तो इसका मतलब 2 years में मुझे 24 टाइम्स इंटरेस्ट मिलेगा. 24 टाइम्स आई विल बी गेटिंग डिफरेंट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट. इसी तरह अगर हम सेमी एनुअली, यानी कि हर 6 महीने बाद हमें इंटरेस्ट मिलता है, तो 3 साल में कुछ 6 बार हमें इंटरेस्ट मिलेगा. बिकॉज हर साल हमें 2 बार मिलता है, तो 3 साल में आप मल्टीप्लाई बाय 2 कर लें तो 6 टाइम्स आपको इंटरेस्ट मिल रहा हो. तो क्योंकि हर बार आपको डिफरेंट अमाउंट इंटरेस्ट का मिलता है, तो यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट दिस एलिमेंट ऑल्सो व्हाइल कैलकुलेटिंग फ्यूचर वैल्यूज और प्रेजेंट वैल्यूज. अच्छा, अब मैं फॉर्मूले लिख देती हूँ, बट
ये ऑलरेडी आपके पास लिस्ट पे मेंशन है, आपकी किताबों में मौजूद हैं। ये फॉर्मूला उस सूरत में लगेगा अगर आपको इंटरेस्ट साल में एक बार मिलता है, और अगर आपको साल में इंटरेस्ट एक से ज़ायद बार मिलता है, मोर देन वंस, तो आप अपने फॉर्मूले में m का इजाफा कर लेंगे। m का मतलब होता है एक साल में कितनी बार इंटरेस्ट मिल रहा है, 2 बार, 4 बार, 6 बार, एक दफ़ा में, एक साल में कितनी बार है। लेट्स डील विद द क्वेश्चन फर्स्ट। द क्वेश्चन नंबर इज क्वेश्चन नंबर 32, and in this question it has been mentioned that Mr. X deposited 15,000 for 3 years. So your 15,000 amount is principal value which you have deposited today, and you have deposited it for 3 years, और आपका जो रेट है वो बेसिकली है 6% पर एनम दिया हुआ है, लेकिन आपको मिलेगा ये साल में 2 बार। इट्स कंपाउंडिंग सेमी एनुअल। अच्छा, उसके अलावा लिखा है व्हाट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट यू विल बी ही विल अर्न इन 3 years। ओके, अब क्योंकि इंटरेस्ट साल में एक से ज़ायद बार है तो मैं फार्मूला लगाऊंगी ज़रूर, लेकिन मेरे पास जो फार्मूला इस्तेमाल होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, राइट। अच्छा, अब एस हमें मालूम नहीं है, आज हम लगा रहे हैं कुछ 15,000 और हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है 0.06, 6% इज 0.06, लेकिन वो हमें साल में 2 बार मिलेगा, तो पहली बार में 3% आपको मिलेगा बेसिकली। एम होता है हमारा 2, क्योंकि एक साल में 2 बार है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर से विच इज़ 3, तो जो पावर है वो 6 की लगेगी, क्योंकि एक साल में 2 बार का मतलब है 3 साल में आपको 6 बार इंटरेस्ट मिलेगा। अब अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो हमारे पास एस की अमाउंट आ जाएगी। याद रहे क्वेश्चन में हमें एस की अमाउंट मालूम करने को नहीं बोला है, इंटरेस्ट की अमाउंट मालूम करने को बोला है। वो भी कैसे मालूम करेंगे वो बता देते हैं, पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। 0.06 को हम डिवाइड करेंगे 2 के साथ, इसमें हम प्लस कर देंगे 1 और इसके ऊपर हम पावर लगाएंगे 6 की। जो भी अमाउंट है उसको 15,000 से मल्टीप्लाई कर दें, यू विल गेट 17911। आप अगर आज इन शराइत पर 15,000 इन्वेस्ट करते हो तो यू विल गेट 17,911 आफ्टर 3 years। इसका मतलब है आपने बेसिकली इन 3 सालों में जो इंटरेस्ट अर्न किया है वो जो इजाफी अमाउंट है, राइट, 15 से 17 का सफ़र जो आपने तय किया 2911, ये इंटरेस्ट आपने अर्न किया है ड्यूरिंग द टेन्योर। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 33, और क्वेश्चन नंबर 33 में हमें इफेक्टिव रेट निकालने को बोला गया है। इफेक्टिव रेट निकालने से पहले मैं आपको कुछ ओरली एक कैलकुलेशन कराना चाहती हूँ। मान लें कि हम आज इन्वेस्ट करा रहे हैं 1000 और हमारा जो रेट है वो है कुछ 3% पर क्वार्टर, राइट। अच्छा, अब साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो अगर आप आज 1000 जमा कराते हो, सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो क्वार्टर 1 में आपको 1000 का 3% यानी कि 30 और मिल जाएगा, ये हो जाएगा 1030। फिर क्वार्टर 2 में आपको 30 और मिल जाएगा 1060। क्वार्टर 3 में आपको 30 और मिल जाएगा, इट वुड बी 1090, और फिर आपको 30 और मिलेगा, इट वुड बी 1120। तो आज अगर आप 1000 जमा कराते हैं तो एक साल के बाद आपको 1120 मिलेगा। तो अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि इस एक साल के दौरान आपने इंटरेस्ट कितना अर्न किया, तो बेसिकली जो इंटरेस्ट हमने अर्न किया है वो किया है 120। जो इजाफी है, जो एक्सेस अमाउंट होता है वो हमारा सूद का एलिमेंट होता है, इंटरेस्ट होता है। कितने अमाउंट पे आपने 1000 लगाए थे और आपको पूरे साल में 120 मिले, तो बेसिकली आपको पूरे साल में जो परसेंटेज मिली वो 12% मिली। ये आप ओरली भी कर सकते थे। एक क्वार्टर में अगर आपको 3% मिल रहा है और साल में 4 क्वार्टर होते हैं तो 3 × 4 12%। ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, सिंपल इंटरेस्ट में कोई कहानी नहीं होती है। तो अगर कोई मुझे बोले 2% पर मंथ है तो साल का 24% हो जाएगा, क्योंकि साल में 12 मंथ्स होते हैं, राइट। तो सिंपल इंटरेस्ट में इट्स वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड टू कैलकुलेट एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसमें कोई इतनी बड़ी इफ्स एंड बट्स नहीं होते। बट कंपाउंड इंटरेस्ट में देयर इज अ ट्विस्ट।
अगर मैं यही सिनेरियो कंपाउंड इंटरेस्ट में इन्वेस्ट करती हूँ, मैं 1000 इन्वेस्ट करती हूँ, क्वार्टर 1 में मुझे 30 मिलेगा, पहला अमाउंट दोनों बराबर होता है 1030, क्वार्टर 2 में मुझे 1030 का जो है वो 3% मिलेगा, तो 3% बढ़ा लेने के बाद ये कुछ हो जाएगा 1060.9, बेसिकली 30.9 मिलेगा। फिर क्वार्टर 3 में इस अमाउंट के ऊपर मैं 3% अप्लाई करूंगी और 3% इसमें ऐड करने के बाद जो आंसर आता है वो आता है 1092.727। फिर क्वार्टर 4 में मैं इस नए अमाउंट के ऊपर 3% अप्लाई करूंगी और 3% ऐड करने के बाद जो आंसर आता है वो आ रहा है 1125.51 अराउंड, मैंने राउंड ऑफ किया। अब ये बात आप अच्छी तरह से समझते हैं कि ऑब्वियस बात है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का जो आंसर है वो सिंपल से ज़्यादा आना था, क्योंकि कंपाउंड में आपको बढ़ बढ़ के इंटरेस्ट मिलता है। तो मैंने 1000 लगाए और मुझे इवेंचुअली 1125 मिले, यानी कि इस पूरे एक साल के दौरान मैंने कुछ 125.51 इंटरेस्ट अर्न किया है। कि मैंने $1000 जो है वो इन्वेस्ट किए थे, तो ये कितनी परसेंटेज आपकी बनी? ये बनी 12.55%, यानी कि पूरे साल में जो आपको इंटरेस्ट मिला वो 12 से थोड़ा ज़्यादा मिलेगा। अब वो थोड़ा ज़्यादा कितना मिलेगा, ये जो परसेंटेज मैंने आपको ऐसे कैलकुलेट करना बताई है, इसको कहते हैं इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी कि अगर तो आपको साल में एक ही बार इंटरेस्ट मिलता है तो आपको इफेक्टिव रेट निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। इफेक्टिव रेट आप निकालेंगे तभी जब साल में एक से ज़ायद बार आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक है। और दूसरी बात, इफेक्टिव रेट सिर्फ कंपाउंड में निकलते हैं। सिंपल का इफेक्टिव रेट तो आप वर्बली भी निकाल सकते हैं, ये कंपाउंड का निकलता है। कंपाउंडिंग का इफेक्टिव रेट का मतलब ये होता है कि हम ये कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरे साल में जो हमने इंटरेस्ट कमाया है वो इफेक्टिवली हमें किस रेट पे पड़ रहा है। ये तो हमें पता है कि 3% है एक क्वार्टर का, साल में 4 क्वार्टर होते हैं। 12% इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, 12 से ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि हर बार आपको सेम अमाउंट इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है। तो इफेक्टिवली यू विल बी गेटिंग मोर देन 12%। अब अगर हम इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, पहले तो इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला, ऑल्दो इट्स मेंशन इन द लिस्ट बट आई विल राइट इट अगेन। मैं इफेक्टिव रेट निकालने के लिए आपको 1+R/m पावर m -1 और फिर इंटू 100 करना होता है, ठीक है। अब जैसे ऊपर वाली सिचुएशन ही मैं यहाँ पर रखूँ, 3% हमारा पर क्वार्टर रेट है, राइट। अगर मैं इसको फॉर्मूले में लिखूँ 1 + 0.03 इज माई रेट। अच्छा, ये ऑलरेडी एक क्वार्टर का रेट दिया हुआ है तो इसको डिवाइड बाय m करने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइड बाय m हम उस सूरत में करते हैं जब हमें सालाना रेट दिया हुआ हो। जैसे इस वाले क्वेश्चन के अंदर जो हमने इससे पहले सवाल किया था, दिस वन, इसके अंदर रेट दिया हुआ था साल का और इंटरेस्ट मिल रहा था आधे साल में। तो ऐसी सूरत में हमें इसको डिवाइड करना हुआ, लेकिन ये ऑलरेडी एक क्वार्टर का रेट ही गिवन है। जब ये है ही एक क्वार्टर का तो मजीद डिवाइड करके आप इसके कितने हिस्से करेंगे? क्यों करेंगे हिस्से, जब ये ऑलरेडी एक ही हिस्सा गिवन है। तो हम m से डिवाइड नहीं करेंगे, पावर लगाएंगे 4 की, क्योंकि एक साल में 4 बार इंटरेस्ट मिलेगा। अब अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो ये कुछ हो जाता है 1.03 पावर 4 -1 इंटू 100। ये एग्जैक्टली आपका आंसर आ रहा है 12.55%, जो कि मैंने ऊपर अभी आपको कैलकुलेट करके बताया है, ये रहा, ठीक है। तो इफेक्टिव रेट निकालने का हम इसलिए निकालते हैं ताकि हमें एक साल का रेट पता चल जाए कि हमें एक साल में इंटरेस्ट पर कितने रेट पे रहा है। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 23 में मुख्तलिफ रेट्स निकाल के बताती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हमारे पास स्क्रीन पे कैलकुलेटर है, सो इट विल बी ईजियर फॉर यू टू ट्रेस आउट कि मैं किस तरीके से कैलकुलेशन कर रही हूँ। यस, क्वेश्चन नंबर 3 हम करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले वी विल गो फॉर सिचुएशन नंबर ए। सिचुएशन नंबर ए में आपको हो क्या रहा है कि 8% जो है वो पर एनम रेट है और हमें कंपाउंडिंग कर रहे हैं क्वार्टरली। क्वार्टरली का मतलब होता है साल में 4 बार आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अगर मैं इसको फॉर्मूले पे रखूं तो फॉर्मूले पे हम इसको इस तरह रखेंगे कि 1 + 0.08। अच्छा, क्योंकि ये पर एनम रेट दिया हुआ है, अब इसको डिवाइड करके इसका एक क्वार्टर का हिस्सा निकालना पड़ेगा कि अगर पूरे साल में 8% है तो एक क्वार्टर में आपको कितना मिल रहा है, ठीक है।
पावर लगाएंगे 4 की, -1 इंटू 100, 0.08 डिवाइड बाय 4 प्लस 1 पावर 4 -1 एंड इंटू 100, 8.24% इज द आंसर। थोड़ा सा ज़्यादा आंसर आता है, यानी कि जो आपका नॉमिनल साल का रेट होता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा आंसर आएगा। यानी कि अगर 8% सिंपल इंटरेस्ट का है तो कंपाउंड इंटरेस्ट में इससे थोड़ा ज़्यादा बनेगा, वो जो भी बनेगा वो आपको पता चल जाएगा। दूसरा है 1.5% पर मंथ एंड कंपाउंडिंग मंथली। अभी ऑलरेडी पर मंथ है तो मैं इसको मजीद 12 से डिवाइड नहीं करूंगी क्योंकि एक ही हिस्से का दिया हुआ है, ठीक है। .015 मैं डिवाइड नहीं कर रही हूँ, एक साल में हमें 12 बार इंटरेस्ट मिल रहा है। 1.015 पावर 12 -1 इंटू 100, 19.56 इफेक्टिवली आपको इतने रेट पर इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक, अच्छा, एक और चीज़, 1.5% पर मंथ है तो साल में 12 मंथ्स होते हैं, तो अगर नॉमिनल रेट यानी कि हर साल बराबर इंटरेस्ट मिले तो नॉमिनल हमें 18% इंटरेस्ट मिलेगा। बट जैसा कि मैं आपको प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ कि कंपाउंडिंग का आंसर वुड बी अ लिटिल बिट हायर देन व्हाट वी विल गेट इन सिंपल इंटरेस्ट, तो वो 19.56 बन रहा है। इसके अलावा थर्ड सिचुएशन इज 12% पर एनम कंपाउंडिंग एनुअली। इसका इफेक्टिव रेट निकालने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ये साल में मिली एक ही बार रहा है ना, मतलब ये मिलेगा ही एक साल बाद। तो ये नोट कीजिएगा, जो पहला इंटरेस्ट होता है ना वो सिंपल और कंपाउंड का बराबर होता है, चाहे यहाँ हो, इससे पहले हमने जो वर्किंग की थी, ये जो पहला इंटरेस्ट होता है वो बराबर होता है, बट बाद वाले इंटरेस्ट जो होते हैं वो सिंपल के सेम ही रहते हैं, कंपाउंडिंग के डिफरेंट होते हैं। तो इस वाली सिचुएशन में ये आपको मिली साल में एक ही बार इंटरेस्ट रहा है, तो इसका इफेक्टिव रेट कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, इसका इफेक्टिव रेट 12% ही आएगा। फिर है 10% पर एनम कंपाउंडिंग सेमी एनुअली। तो फॉर्मूला लगा लेते हैं, 0.1 क्योंकि पर एनम रेट है, इसको 2 से डिवाइड करूंगी क्योंकि सेमी एनुअली का मतलब है एक साल में 2 बार इंटरेस्ट मिल रहा है, पावर 2 -1 इंटू 100। थोड़ा सा आंसर 10% से ज़्यादा आएगा, चेक कर लेते हैं। 0.1 डिवाइड बाय 2 प्लस 1 पावर 0.1 डिवाइड बाय 2 प्लस 1 पावर 2 -1 into 100, it's 10.25%। ठीक, this is all about effective rate of interest. क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में हमें प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है। प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको डिस्काउंटेड जो डिस्काउंट रेट्स होते हैं वो क्वेश्चन में मौजूद होंगे। 2 टेबल्स आपको मौजूद होते हैं, एक होता है प्रेजेंट वैल्यू टेबल, वो आप तब लगाते हैं जब आपके जो कैश फ्लोज होते हैं वो डिफरेंट होते हैं हर साल के, मतलब वो सिमिलर कैश फ्लोज नहीं होते। जैसे किसी साल आपको 10,000 मिलता है, किसी साल आपको 12,000 मिलता है, किसी साल आपको 15,000 मिलता है। तो इफ़ यू आर गेटिंग डिफरेंट कैश फ्लोज तो आपको हर एक कैश फ्लो को डिफरेंट डिस्काउंटिंग करनी होती है। डिस्काउंटिंग का बेसिकली मकसद ये होता है कि हम देखें, अगर हमें
प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू पे जाना हो तो इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग। फ्यूचर में चीज़ें बढ़ के मिलेंगी, ठीक है। और अगर हमें फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू पे आना हो तो इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग। यानी कि अगर एक चीज़ 15 साल बाद 6000 है तो वो आज की में वैल्यू में कुछ कम होगी, तो हम आज की वैल्यू निकालते हैं। बेसिकली करते यूँ है कि आप जो पैसा लगा रहे हैं वो आज की तारीख में लगा रहे हैं, यानी कि अभी पैसा लगा रहे हैं ना। अब मुझे जो रिटर्न्स हैं वो भी आज के हिसाब से चाहिए। यानी कि अगर मैं आज 1 लाख लगाऊं और कोई मुझे बोले कि 5 साल बाद आपको आपके लाख वापसी मिल जाएंगे, तो इस इन्वेस्टमेंट में बेसिकली मुझे लॉस हुआ है ना, क्योंकि आज के लाख और 5 साल बाद के लाख की वर्थ एक जितनी नहीं है। तो अगर मैं पैसा आज लगा रही हूँ तो मुझे आज की कीमतों में ये बताएं कि आज की कीमतों के हिसाब से मुझे कितने रिटर्न्स मिलेंगे, राइट। अच्छा, अब इसको कैलकुलेट करने का तरीक़ेकार मतलब आपको अपने कैश फ्लोज को डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होता है। वो डिस्काउंट फैक्टर्स आपको क्वेश्चन में गिवन होते हैं। अच्छा, हाँ, मैं स्टूडेंट को एक बात ये बताना चाहती हूँ, अगर आप कोई पैसा 1 जनवरी को लगाते हैं और आपको 2020 और आपको 31 दिसंबर 2020 को रिटर्न आना शुरू होता है, हम जिस तारीख पे पैसा लगाते हैं यानी कि जिस जगह पे आज खड़े होते हैं वो हमारा होता है, हम जिसको 0 से डिनोट करते हैं, ठीक है। यानी कि हमारा जो प्रेजेंट टाइम है वो आज अभी इस वक्त ये 0 है। मुझे ये बताएं कि अगर 1 जनवरी ईयर 0 है तो 31 दिसंबर को अगर मैं लाइव होती तो ये लाइव में इंटरेक्शन करने में ज़्यादा हमें मज़ा आता है इसमें। आप मुझे एक बात बताएं, अगर 1 जनवरी ईयर 0 है तो 31 दिसंबर को हम क्या कहेंगे, हमारा ईयर 0 ख़त्म हो गया या ईयर 1 ख़त्म हो गया। मेरा क्वेश्चन ये है कि 1 जनवरी 2020 अगर हमारा ईयर 0 है आज अभी, तो 31 दिसंबर को हम कहेंगे कि हमारा ईयर 0 ख़त्म हो गया या ईयर 1 ख़त्म हो गया। इसका करेक्ट जवाब ये है कि 31 दिसंबर 2020 को हमारा ईयर 1 ख़त्म हो जाएगा। कैसे? उसका मैं स्टूडेंट को एक चीज़ बहुत आसानी से समझाती हूँ कि आप अपनी बर्थ डेट को अपने जहन में लेकर आएँ जिस दिन आप पैदा हुए थे। लेट सपोज कोई पैदा हुआ था 5 मार्च 1992 में। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि 5 मार्च 1993 को वो अपनी 0 बर्थडे मनाएगा या अपनी 1st बर्थडे मनाएगा। 12 महीने गुजरने के बाद हम ये कहेंगे कि ये 0 ईयर का हो गया या हम ये कहेंगे कि 1 ईयर का हो गया। हम कहेंगे 1 ईयर का हो गया ना। 0 इज़ नॉट अ ड्यूरेशन। 0 का मतलब है आज अभी इस वक्त। 12 महीने गुजरने का मतलब है कि 1 साल गुजर गया है। बिल्कुल इसी तरह हम जब मैच देख रहे होते हैं तो हमारे पास आ रहा होता है 0.1 बॉल हुई, 0.2 हुई, 0.3, 0.4, 0.5। जैसे ही 6 बॉल्स हो जाती हैं वो कहते हैं 1 ओवर हो गया। तो ये नहीं कहते 0 ओवर ख़त्म हो गया। गेटिंग माई पॉइंट? तो 0 इज़ नॉट अ ड्यूरेशन। 0 का मतलब आज है। अक्सर लोग अकाउंटिंग पीरियड सेम को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सेम ईयर है। नहीं, 12 महीने गुजरने का मतलब है साल ख़त्म हो गया, 1 साल हो गया। 0 ईयर कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है। अच्छा, अब लिखा है क्वेश्चन नंबर 34 में, John entered into 12-year lease agreement with a local bank in order to purchase a car. Lease rentals are 10,000 per year starting in advance. आपने 12 years की 12 साल की लीज कराई है और आपको हर साल जो रेंटल पे करना है वो करना है 10,000 का, और ये एडवांस में स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, अब आप लोग आई एम श्योर कि प्री पेमेंट अप्रूवल का कॉन्सेप्ट पढ़े हुए होंगे। प्री पेमेंट जब आप करते हैं यानी कि वक्त से पहले पैसा देते हैं तो आप वक्त से पहले सारी पेमेंट्स करके फारिग भी हो जाते हैं। यानी कि अगर मैं 1 जनवरी को कोई जगह किराए पे लेती हूँ और पहली रेंट 1 जनवरी को दे देती हूँ, इसका मतलब 1 दिसंबर को मैं सारे रेंट देकर फारिग हो चुकी होंगी, क्योंकि मैं एडवांस में रेंट पे कर रही हूँ। तो 1 महीने पहले ही मैं फारिग हो जाऊँगी, यानी कि उस मंथ के स्टार्ट में ही मैं फारिग हो चुकी होंगी। बिल्कुल इसी तरह अगर आपने 12 साल की लीज ली है और 10,000 किस्तें हैं, यानी कि 10,000 आपको 12 बार देने हैं ना। वो कह रहे हैं एडवांस में शुरू हो रहा है। एडवांस का मतलब होता है कि पहली किस्त जाएगी अभी एट ईयर 0। अगर पहली किस्त अभी चली जाएगी इसका मतलब आपकी 11 मजीद किस्तें बची हैं जो आप आने वाले सालों में देंगे।
तो 12 साल की लीज एग्रीमेंट, क्योंकि आप प्रीपेमेंट कर रहे हैं, वो 11 साल में ही आपका लीज खत्म हो जाएगा। अब हम इसको डिस्काउंट करेंगे। आज के जो 10,000 होते हैं वो आज के 10,000 के बराबर होते हैं, और यहाँ पर क्योंकि ये कांस्टेंट कैश फ्लो है तो हम एन्यूटी फैक्टर लगाएंगे, क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जिसे हम कहते हैं। आपके पास मैंने टेबल भी शेयर किया, वैसे आपकी बुक में भी मौजूद है ये टेबल, और पेपर में भी ये डिस्काउंट फैक्टर्स गिवन होते हैं। हमारा जो डिस्काउंट रेट इस सवाल के अंदर है वो है 8%। तो मैं 8 ईयर्स का, आपके पास टेबल होगा, आपको उस टेबल में ये एन्यूटी फैक्टर मिल जाएगा। $7.139 आ रहा है एन्यूटी फैक्टर। 8% 11 ईयर पे जाके चेक करेंगे, आपको आपका एन्यूटी फैक्टर जो है वो मिल जाएगा। क्यूमुलेटिव प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर चेक करना है। यस, इट्स 7.139। वैसे इसके फॉर्मूले ऊपर लिखे होते हैं, ये फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, पर फिलहाल ये क्योंकि आपके कोर्स में नहीं है, वक्त रहते हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी, तो इंशाल्लाह आपको ये भी पता चलेगा ये फैक्टर्स हम खुद से कैसे निकालते हैं। तो 10,000 को 7.139 से करें तो ये 71390 आंसर हो जाएगा कुछ, और ये टोटल जो इनकी प्रेजेंट वैल्यूज़ आएंगी वो आएंगी 81,390। याद रहे हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकालनी थी, सिर्फ कैश फ्लो की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी थी, राइट। अगर यही सवाल होता और इस सवाल में ये लिखा होता कि हमें 10,000 पर ईयर मिल रहे हैं, लेकिन हम ईयर 1 में पहली पेमेंट करेंगे, इसका मतलब 1 से लेकर 12 साल तक में आपको 12 पेमेंट करनी होंगी, फिर 8% को आप 12 ईयर के एन्यूटी फैक्टर से जो है वो मल्टीप्लाई कराएंगे। इसके बाद इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि हमारे पास एक मशीन है जो हमने ख़रीदी है 120,000 की, ठीक है, आज हमने ख़रीदी है, और आपको इसको 6 इक्वल इंस्टॉलमेंट में देना है स्टार्टिंग फ्रॉम ईयर 1, ठीक है। डिस्काउंट रेट इज़ 9%, ठीक है। तो फिर आपकी जो मशीन है 1,20,000 की है और आपको इसको 6 इंस्टॉलमेंट्स पे देना है, राइट। तो इसका मतलब हर इंस्टॉलमेंट जो बनेगी वो 20,000 की बनेगी, और पहली इंस्टॉलमेंट ईयर 1 पे जाएगी। तो 1 से लेकर 6 सालों तक आप 20,000 पे करेंगे। डिस्काउंट रेट इज़ 9%, और डिस्काउंट फैक्टर आप टेबल में से देख सकते हैं 9% 6 ईयर्स का फैक्टर, राइट। $4.486 आ रहा है। हम 20,000 को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये जो टेबल आपको गिवन होते हैं ना, ये 3 डेसिमल प्लेसेस पे राउंड ऑफ हुए हुए होते हैं, ठीक है। अगर आप इनकी पूरी वैल्यू लें तो कुछ और होता है, लेकिन हमारे पास जो टेबल आता है वो 3 डेसिमल प्लेसेस पे राउंड ऑफ हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 36 इज अबाउट IRR। IRR कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले के लिए आपको कोई सी भी 2 परसेंटेजेस चाहिए होती हैं, और उन 2 परसेंटेजेस पर आपको NPV कैलकुलेट करनी होती है। अगर आपका सवाल एग्जैक्ट आंसर चाहता है अगर एग्जामिनर, तो वो आपको कोई 2 परसेंटेजेस खुद से आपको बताएगा। अगर वो आप पर छोड़ता है तो आप कोई भी 2 परसेंटेजेस ले सकते हैं। मेरा मशवरा ये है कि आप उन 2 परसेंटेजेस के दरमियान बहुत ज़्यादा गैप नहीं रखा करें, क्योंकि जैसे कि मैंने अभी बताया कि ये जो टेबल्स आपके पास मौजूद हैं ये 3 डेसिमल प्लेसेस पे राउंड ऑफ हुए हैं।
अगर आप एक परसेंटेज उठा लेंगे 5, दूसरी उठा लेंगे 18, तो वो पॉइंट्स के एरर की वजह से ना थोड़ा वाज़े फ़र्क आना शुरू हो जाता है। आप 3 और 8 ले लें, वैसे ये बात है कि जो कोई भी दो अलग अलग परसेंटेजेस लेगा तो पॉइंट्स, जैसे किसी का आंसर 17.85 आ रहा है तो किसी का 17.7 आ जाएगा, किसी का 17.6 आ जाएगा, तो वो इस वजह से होता है कि राउंडिंग ऑफ की हुई है इस टेबल में। तो मैं आपको फिर कह रही हूँ कि अगर वो हमसे एग्जैक्ट आंसर चाहता है तो वो कोई 2 परसेंटेजेस हमें खुद से बता दे। अगर हम पे छोड़ता है तो आप कोई सी भी 2 ले लें। मेरा मशवरा ये कि बहुत से बहुत 5% का गैप हो उन 2 के दरमियान, उससे ज़्यादा गैप होगा तो वो और ज़्यादा मसला करता है। अच्छा, अब हमारे पास इस सवाल के अंदर क्वेश्चन नंबर 36 के अंदर 11% पे एनपीवी आ रही है 1600 और 15% पे एनपीवी आ रही है 200 नेगेटिव। अच्छा, अब आईआरआर वो परसेंटेज होती है जिस पर हमारी जो एनपीवी होती है वो 0 हो जाती है। तो अगर 11% पे आप पॉजिटिव थे और 15 पे नेगेटिव हो गए तो 11 और 15 के दरमियान ज़रूर कोई एक ऐसा मकाम आया होगा जहाँ पर आप 0 भी हुए होंगे, क्योंकि 0 के बाद से नेगेटिव होता है। जितना डिस्काउंट रेट बढ़ाते जाएंगे आपकी कैश फ्लोज की वैल्यू उतनी कम होती जाएगी, आप नेगेटिविटी की तरफ बढ़ते जाएंगे। अब आपसे अगर मैं एक लॉजिकल सवाल पूछूं, 11% पे आप अच्छे खासे पॉजिटिव थे 1600, 15% पे आप 200 नेगेटिव हो गए, तो ये जो 200 है ये 0 से ज़्यादा करीब है। तो अभी आपको 0 हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, मुझे लगता है आईआरआर 11 और 15 के बीच में तो आएगा, लेकिन 15 से नज़दीक आएगा, क्योंकि अभी इसको 0 हुए थोड़ा ही टाइम हुआ है, क्योंकि 200 से नज़दीक होता है ना 0। तो हम इसको फॉर्मूले पे रखते हैं। इसके अंदर जो 2 परसेंटेजेस आप लेते हैं, जो स्मॉल वाली होती है वो ए होती है, जो कैपिटल वाली होती है, जो बड़ी वाली परसेंटेज होती है वो बी होती है। ए की एनपीवी कैपिटल ए और बी की एनपीवी कैपिटल बी से डिनोट करते हैं। 11 प्लस 1600 अपॉन, ये माइनस है पर ये भी माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, 1600 प्लस 200, 15 माइनस 11, 1600 डिवाइडेड बाय 1800। बॉडमास रूल लगाएंगे, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन, सब्ट्रैक्शन। मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 11, 14.55% आ रहा है यार, जैसे कि मैंने कहा था 15 से नज़दीक आएगा ना। आईआरआर वो परसेंटेज होती है जिस पर आपकी एनपीवी 0 हो जाए। आईआरआर का क्राइटेरिया ये होता है कि आईआरआर होता है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, हमारा रिटर्न, तो जितना ज़्यादा आपका आईआरआर होगा उतना ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। क्योंकि अगर मेरा आईआरआर 14.5% है, इसका मतलब है मैं 14% के डिस्काउंट रेट होगा तब जाके 0 होंगी। अगर किसी प्रोजेक्ट का आईआरआर 8% है और किसी का 14 है तो मैं उनमें से 14 वाले को चूज़ करूँगी, क्योंकि 14% पे जाके 0 होता है, इसमें पॉजिटिव रहने की टेंडेंसी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू 8 वाले को। 8% वाला जल्दी 0 हो जाता है, उसके बाद से नेगेटिव का सफ़र शुरू हो जाता होगा। जितना ज़्यादा आईआरआर होता है इट्स मोर बेनिफिशियल। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37। इन क्वेश्चन नंबर 37 वी हैव टू कैलकुलेट डिस्काउंटेड पेबैक। पेबैक का मतलब है कितने सालों में हमारा पैसा कवर हो जाएगा। हमारे कैश फ्लोज हैं आज के 80, 12, 18, 24, 36, 20, I guess 12, 18, 24, 36, 20, अच्छा ओके, ये क्वेश्चन टाइप करने में मिस्टेक होगी। 80,000 0 पर है तो बाकी 1 से लेकर 6 की कैश फ्लोज है, 7 के नहीं है, मुझसे मिस्टेक हो गई है। 20,000, ये क्वेश्चन में एरर है, 0 से शुरू करेंगे ईयर्स और फिर 30,000, ठीक है। हमारा डिस्काउंट रेट है अच्छा, ये जो कैश फ्लोज हैं ये ऑलरेडी क्वेश्चन में लिखा है, दीज आर डिस्काउंटेड कैश फ्लोज। तो अगर ये डिस्काउंटेड कैश फ्लोज हैं तो हम पे बैक कैसे निकालेंगे। 80,000 आउटस्टैंडिंग है, इसमें से 12 कवर हो गया, स्टिल
68,000 जो है वो नहीं रिकवर हुआ। पे बैक का मतलब है कितने सालों में हमारा पैसा कवर हो जाएगा। 18 कवर हो गया, स्टिल 50,000 आउटस्टैंडिंग। 24 कवर हो गया, स्टिल 26,000 आउटस्टैंडिंग। 26 के बाद 36 कवर हो गया, हम एकदम से पॉजिटिव हो गए। जैसे ही आप पॉजिटिव पे आएँ तो आप अपनी वर्किंग को रोक दें। इसका मतलब है कुछ 3 और 4 सालों के दरमियान हमारा पैसा कवर हुआ है। 3 साल तो हमें पूरे लगे हैं, चौथे साल के कुछ महीने हमें लगे हैं। वो कुछ महीने हम ऐसे निकालते हैं कि जितना हमें पैसा चाहिए था और जितना हमें मिल गया है उसका रेशो इंटू 12, क्योंकि नंबर ऑफ मंथ्स 12 होते हैं साल में। अगर ईयर्स 7 मंथ्स लगे। अगर आपसे ईयर मंथ्स अलग अलग ना पूछें, जस्ट आप सिंपली इस तरह से जवाब दे दें कि 3 ईयर्स प्लस 26 डिवाइड बाय 36। अच्छा, एक बार स्टूडेंट्स बात को समझिएगा। ये रॉन्ग आ रहा है क्योंकि सेम नंबर नहीं आ सकता था। 8.6 मंथ्स आ रहे हैं। ये बात जहन में रखिएगा कि अगर मैं आपको बोलती हूँ 3.5 साल में पैसा कवर हुआ, तो 3.5 साल का हरगिज़ मतलब नहीं होता 3 साल 5 महीने। हमारे स्टूडेंट मिस इंटरप्रेट करते हैं। जैसे अगर मैं कहती हूँ 4.3 ईयर्स लगे, स्टूडेंट कहते हैं 4 साल 3 महीने। ऐसा नहीं होता है। 3.5 साल का मतलब होता है 3 साल 6 महीने लगे ना। आधा साल कब होता है? 6 मंथ्स में होता है ना। तो ये एक नंबर नहीं आता है। तो 3.5 और 3 साल 5 महीने ये दोनों एक बात नहीं है, इसका ख्याल रखिएगा। इसके बाद हमसे जो इसका लास्ट क्वेश्चन पूछा है, लिखा है इफ़ IRR इज़ ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अच्छा, लिख लेते हैं। लेट सपोज IRR है 12% और कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारी है, यानी कि हमारा जो डिस्काउंट रेट है वो है 10%। अब ये बात आप खुद समझें, IRR इज़ अ रेट ऑफ रिटर्न और ये कॉस्ट है। अगर आपकी रिटर्न की परसेंटेज आपकी कॉस्ट से ज़्यादा है तो ये फ़ायदे की बात होती है। ठीक है, IRR शुड बी ग्रेटर, रिटर्न शुड बी ग्रेटर देन योर कॉस्ट। तो अगर IRR ज़्यादा है, विच 2 ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आर करेक्ट? यस, NPV पॉजिटिव आएगी, बिल्कुल सही बात है ये, क्योंकि आपकी रिटर्न, ये प्रोजेक्ट 12% पे जाके 0 होगा तो 10% पे पॉजिटिव ही होगा ना। यस, NPV पॉजिटिव आएगी और प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। दीज 2 ऑप्शन आर करेक्ट, A and B आर करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 38। दिस वॉज ऑल अबाउट इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। इसके अंदर कुछ एक और चीज़ें भी होती हैं जिससे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अप्रेजल टेक्निक्स, वो हमें आनी चाहिए, पता होनी चाहिए। ये टॉपिक इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि जो टॉपिक आप इस कोर्स में पढ़ रहे हैं, बिल्कुल सिमिलर यही टॉपिक आपसे F2 में भी एग्जामिन किया जाएगा, सेम लेवल पे। और अगर ये टॉपिक आप यहाँ अच्छा कर लेते हैं तो इट विल बी हैंडी फॉर यू कि आप ये वहाँ पर इजीली जो है वो कवर कर सकते हैं। अच्छा।